चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर आ गए थे। राइट्स। राइट क्या होते हैं बेसिकली? हाँ, ये एनसीईआरटी है 11th क्लास की पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। तो देखें अभी बोल रहा हुआ है राइट्स क्या होते हैं, अधिकार हिंदी में। तो अधिकार जैसे कि अगर आप घर में रहते हैं तो आपको खाना खाने, रहने, घूमने फिरने का अधिकार है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, अधिकार यानी राइट्स। तो जो चीज आपको मिल सकती है और जो आपकी है वही आपका क्या है, अधिकार है। तो पूछता है व्हाट आर राइट्स, तो आपको ये लाइन एक याद रखना है, अ राइट इज एसेंशियली एन एंटाइटल्ड और अ जस्टिफाइड क्लेम। जस्टिफाइड मतलब वो न्याय संगत है, न्याय संगत क्लेम है। ऐसा नहीं है कि आप अंबानी का चार्टर्ड प्लेन मांग रहे हो, नहीं, वो न्याय संगत चीज है जो बेसिकली आपको मिलना ही चाहिए, उसी को हम लोग राइट्स बोलते हैं। और इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं उनके लिए कुछ राइट्स फिक्स हैं, जिन्हें हम लोग ह्यूमन राइट भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी बोल सकते हैं, और डिफरेंट काइंड के राइट्स हो सकते हैं। चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिटीजन्स है ना, सिटीजन्स यानी उस कंट्री के लोगों के लिए। लेकिन अगर वो लोग उस कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं तो हो सकता है कुछ राइट्स उनको मिले और कुछ राइट्स उनको ना मिले। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, सिटीजन्स के लिए अलग राइट्स होंगे और जो नॉर्मल पर्सन है, दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है या कैसे भी है, तो उसके लिए राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब फिर उसमें समझाया हुआ है कि राइट्स कौन कौन से राइट्स डिजायरेबल हैं, ठीक है, कौन कौन से मस्ट हैं, है ना, कौन कौन से एडिशनल राइट्स है। तो राइट्स कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे मस्ट मतलब इतना तो मिलना ही चाहिए, डिजायरेबल यानी उम्मीद क्या की जाती है कि कौन कौन से राइट्स दिए जाएं, तो उसे हम बोलेंगे डिजायरेबल राइट्स। ठीक है, एंड इसके अलावा नॉर्मल एडिशनल राइट्स भी होते हैं, है ना, उनको हम लोग एडिशनल राइट मान सकते हैं। अच्छा, जो आपने नोटिस किया कल जो इंसान था ना, जो अपने काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहा था, किसी ने नोटिस किया कि कौन था वो, किस तरह से पर्सन है वो? नो आइडिया। कोई जानता था उसको, जो जिसने लिखा हुआ था यूपीएससी प्रिपरेशन नाम से, जो कल क्वेश्चन पूछ रहा था काफी, मतलब कल मतलब लास्ट क्लास के अंदर, जो लास्ट क्लास चल रही थी ना, उसमें काफी ज्यादा पूछ रहे थे। नहीं, तो मैं बताता हूँ, वो एक्चुअली कोई ऐसे ही स्टूडेंट है, पढ़ने की ट्राई कर रहा है, और उसका काम यही है कि वीडियो रिकॉर्ड करना और अपने चैनल पे डालना। तो कल मैंने उसका नोटिफिकेशन भी देखा, मेरे को उसने भेजा हुआ था। वो उसने अपना यूट्यूब चैनल खोल रखा है, मतलब खोल दिया है, और वो चाहते हैं कि हम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर करके दूं उनको और वो अपलोड करते हैं उस पर। ऐसे लोग भी है ना तो देख रहे हैं आप, वैरायटी ऑफ पीपल। हाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रीवियस क्लास में जो आए थे ना, जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया और बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और मेरे को मैसेज करके बोलते सर अपने वीडियो दे दोगे आप मेरे को एक साथ सारे के सारे। मैंने कि यार, सारे के सारे का क्या मतलब होता है? और फिर उसने कल ही अपना मतलब प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया कि भैया हम वीडियो डालेंगे, ये डालेंगे और पता नहीं क्या क्या। मैंने कि भैया ऐसा काम छोड़ो यार, हम अलग ही करते हैं अपना। मतलब ऐसे लोग भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने पास, जो कम से कम 8 10 लोग आए हैं। मतलब मेरे पास उनका है, एक लड़का है, वो बता रहा था मेरे को कि यार ये अपने यहाँ पे आए थे ये लोग, और फिर उन्होंने अपने अपने चैनल बना लिए। ये भी सही है, मतलब ऐसे प्रमोट तो कर ही रहे हैं अपन लोग। कई तरह के लोग हैं। अब उनको खुद को ही आइडिया नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं यार ये तो क्या ही पढ़ाएंगे, बट ठीक है, होते हैं variety of people। चलिए, तो यहाँ पे एक टर्म आई होगी, लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? लेजिटिमेट क्लेम्स। लेजिटिमेट का मीनिंग अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहां पे दिया हुआ है, लेजिटिमेट राइट्स। लेजिटिमेट का मतलब लीगल राइट। लीगल मतलब कि जो आपको मिलना ही चाहिए, है ना। जैसे रोड पर चल रहे हैं तो हर किसी को चलने का राइट है, ऐसे नहीं कोई पुअर है तो बोले कि तुम चलोगे और रिच को बोल दिया जाए कि तुम नहीं चलो, मतलब रिच को बोले कि पुअर नहीं चलेगा, रिच चलेगा, है ना। इस तरह के राइट्स किसी भी कंट्री में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, सभी को इक्वल दिए जाते हैं, है ना। अब राइट्स क्या है? बेसिकली कोई भी इंसान कहीं भी बॉर्न हो गया ना, तो उसको डिग्निटी के साथ जीने के लिए जो चाहिए है, उसे हम लोग राइट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लाइफ को रेस्पेक्टफुल और डिग्निटी वाला, यानी एक तो सम्मानजनक, और डिग्निटी को क्या बोल सकते हैं अपन लोग हिंदी में?
प्रतिष्ठा, है ना, या फिर मतलब वही चीज जो होती है ना कि एक इंसान बिल्कुल बिना किसी दबाव में और आत्मसम्मान के साथ जी पाए, उसके लिए उसको राइट्स चाहिए। अब इसके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है कि कोई भी इंसान जैसे ही कोई भी पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ बेबी, तो उसको वैसे ही वो राइट मिल जाएंगे और उन्हें वो मतलब कोई भी छीन नहीं सकता। तो इन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल राइट। जब हम लोग पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, कौन कौन से राइट्स लोगों को दिए गए हैं, वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। अब इसको पूरी की पूरी कहानी को नहीं पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, बस आप ये समझिए कि राइट्स क्या है। अब राइट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मीनिंग क्या है कि सभी को मिलेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, लाइक पुअर है, रिच है, कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, व्हाइट है, ब्लैक है, कलर्ड है, या फिर कोई और डिफरेंस, अपर कास्ट लोअर कास्ट, कोई भी डिफरेंस ना देखते हुए राइट सभी को यूनिवर्सल मिलेंगे। बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं। देन स्पेशल प्रिविलेजेस अलग केस में आएंगे कि बेसिक के अलावा और क्या क्या मिल सकता है, वो अलग चीज है, लेकिन बेसिक राइट्स सभी हर किसी के लिए सिमिलर है, जिन्हें हम इंडिया में फंडामेंटल राइट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्मोकिंग का आपने मोस्टली देखा हुआ, इन द केस ऑफ स्मोकिंग इट में इवन बी इंजीरियस टू हेल्थ ऑफ पीपल हु मे बी अराउंड द स्मोकर। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जो धुआं आ रहा है ना स्मोकिंग करने का, वो जो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है उसके लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ही है, लेकिन उसके आसपास जो सराउंडिंग में है ना उसको भी वो दिक्कत करता है स्मोक। अब इसी के ऊपर प्रोविजन बना रखे हैं कि भाई पब्लिक प्लेस पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, रोड पर स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। हो रहा है हमारी कंट्री में अलग बात है, लेकिन राइट है कि आप बोल सकते हो भैया बंद करो, है ना, बैन है। तो ऐसे ही और कई सारे राइट्स हैं, जैसे क्लीन एनवायरनमेंट में रहने का राइट। इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट जब अभी पॉल्यूशन बढ़ेगा, अब सर्दियां आ गई हैं, अब बढ़ेगा, है ना, तो उस केस में उस राइट्स के रिगार्डिंग भी कि ये लोगों को राइट मिलने चाहिए, उसके लिए बोला गया। अगला है वेयर डू राइट कम फ्रॉम। राइट्स कहाँ से मिल सकते हैं हम लोगों को, कहाँ से आते हैं, तो दो बातें हैं। देखो, एक तो हमें नेचर से मिल रहा है राइट, है ना, कि नेचर हमें कुछ देती है वो। दूसरा पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिकल पार्टीज हमें किस तरीके से देती है, और पॉलिटिकल पार्टीज ने ही क्या बना दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां से हम लोगों को राइट्स मिल रहे हैं। तो लिखा हुआ है इन द 17th and 18th century political theorists argued that right are given to us by nature और बाई गॉड। यानी राइट्स जो हमको दिए गए हैं वो नेचर ने दिए हुए हैं, भगवान के थ्रू हमें राइट मिले हुए हैं। तो राइट्स मतलब क्या हो गया कि ऐसी चीज जो भगवान हमें चाहता है देना। तो ये मान लीजिए कि राइट्स सभी के लिए क्या है, कॉमन है, लेकिन ये भी ध्यान रखना ये कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं ना, अलग अलग कंट्री में ये राइट अलग अलग होंगे। जैसे हमारी कंट्री की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है वो है फंडामेंटल राइट। ऐसे यूएस के अंदर बात करते हैं तो यूएस के अंदर और ज्यादा राइट दिए गए हैं ना, और यूएस के जो राइट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि भाई उनको छीन नहीं सकते हो, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे यहाँ तो क्या सस्पेंड वगैरह हो जाते हैं। हम वो डिफरेंस पढ़ेंगे जब इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वहाँ पे फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इंडिया के राइट्स और अमेरिकन राइट्स में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, द आइडिया दैट वी आर बॉर्न विद सर्टेन राइट्स इज अ वेरी पावरफुल नोशन बिकॉज इट इम्प्लाइज दैट नो स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक अवे दैट हैज बीन गिवन टू बाय द लॉ ऑफ नेचर। ये मार्क कर लीजिए आप कि जो राइट्स हैं उन्हें कोई छीन नहीं सकता है, और वो हमें मिल गए हैं प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से का मतलब होता है कि बस आप वहां पे बॉर्न हुए और फिर आपको वो राइट मिले हुए हैं। क्या समझ में आ रही है बात? हाँ जी, ठीक है, गुड। अब बताना चाह रहे हैं कि अभी अगर हम कुछ टाइम की बात करें तो एक टर्म बहुत आई है, ह्यूमन राइट्स, है ना, मानवाधिकार, कि मानव के कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं, और इसमें बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, बहुत सारे राइट्स बढ़ गए, पहले उतने राइट्स नहीं थे और धीमे धीमे बहुत सारे राइट्स हम इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अब ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है, और कि इंसान को एक रेस्पेक्टफुल लाइफ रहने के लिए, मतलब जीने के लिए उन्हें कौन कौन से राइट्स और चाहिए होंगे, उसको ही समझाना चाह रहा है कि भाई हर कोई पर्सन यूनिक होता है, वैल्यूएबल होता है, तो उसको जीने के लिए कुछ राइट्स देने हैं। तो यहाँ पे जो लाइन ध्यान रखनी है, एज ए ह्यूमन बीइंग ईच पर्सन इज यूनिक एंड इक्वली वैल्यूएबल
दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल एंड नो वन इज बॉर्न टू सर्व अदर्स, यानी कोई भी इंसान दूसरों की सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है ना, हर किसी के अपने राइट्स हैं। तो आजकल ये जॉब्स वगैरह में बड़ा मतलब कर रखा है कि ये लोगों को राइट्स होने चाहिए। पहले क्या होता है ना कि जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब्स करते हैं किसी के यहाँ पे, तो उनके साथ बड़ा मिसबिहेव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बहुत सारा वर्क कराया जा रहा है, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो सब बातें थी। लेकिन अभी राइट्स है काफी सारे। अब यहाँ पे बताना चाह रहा है कि कान एक एक राइट फिलोसफर मान सकते हो, वो बता रहे हैं ह्यूमन डिग्निटी के बारे में कि ह्यूमन डिग्निटी क्या होती है। तो ह्यूमन डिग्निटी वही है कि कोई बहुत ज्यादा सप्रेस ना कर दे, कुछ इतना ज्यादा लोअर वर्क ना कराए जो आपका मन ही नहीं मानता हो, है ना, इमोरल तरह के वर्क, डिसऑनेस्ट वाले वर्क, वो सब कुछ नहीं होने चाहिए लोगों के साथ। तो अल्टीमेटली बात यह है कि हमें वही डिग्निटी के साथ एंड सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीने का राइट है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो हम उसके लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अब कोर्ट में अपील कर सकते हैं तो मतलब स्ट्रगल करने का राइट है हमारे पास, है ना। स्लेव, अब जैसे क्या क्या नहीं कर सकता कोई इंसान, गुलामी नहीं कर सकता, गुलामी यानी स्लेवरी। स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया है। स्लेवरी का मतलब होता है कि किसी को खरीद लिया जाए और फिर उससे जो मन आए वो काम कराया जाए, इसे बोलते हैं स्लेवरी। स्लेवरी को एक तरीके से पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। हमारी कंट्री में स्लेवरी बैन है, और किसी भी मतलब मोस्टली कंट्रीज में स्लेवरी को बैन किया गया है। और ये कहाँ से हुआ है तो वो आपको मालूम होगा, पहले ट्रायंगुलर ट्रेड हुआ करता था, है ना, यूरोप, अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज के बीच में, जहाँ पे एशियन कंट्रीज में अ, ऐसे अफ्रीकन कंट्री से लोग आया करते थे, फिर यूरोपियन कंट्रीज में जाया करते थे एज अ स्लेव। स्लेवरी यानी गुलाम, गुलाम के फॉर्म में। वो चीज अब बैन कर दी है। आज के टाइम में जो घर में काम करवाते हैं ना, उनके पास जो मेड वगैरह घर में काम करने आ रही है, उनके भी कुछ राइट्स है। हालांकि इंडिया में इतने माने नहीं जाते हैं, बट उनके पास भी राइट्स होते हैं। ये हमारी सोसाइटी में थ्रेड है, सोसाइटी में थोड़ा चैलेंज है कि हम वो राइट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं लोगों को प्रॉपर्ली, बट होना चाहिए। तो यहाँ पे समझा रखा है कि क्या क्या राइट्स हैं, एक स्टोरी के फॉर्म में। माई फादर हैड अप्लाइड फॉर अ टेलीफोन कनेक्शन, इट्स बीन ओवर 2 months एंड ही स्टिल हैजंट गॉट इट, व्हाट कैन ही डू। तो यहाँ पे मतलब कोई भी चीज है, आज के टाइम में आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप अपने राइट्स के लिए अवेयर है ना, तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। हाँ, फ्रॉड उनके साथ हो जाता है जिनको अपने राइट्स मालूम ही नहीं है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी 1 रुपए के लिए किसी कंपनी को मान लो 1 करोड़ रुपए देना पड़ गया कस्टमर को, या फिर कुछ देना पड़ गया, उसने केस कर दिया उस चीज के रिगार्डिंग। तो वो सब कुछ कैसे हो पा रहा है कि राइट्स मालूम है लोगों को अपने, और जिनको लोगों को राइट्स नहीं मालूम उनका तो होता ही रहता है ना, वो वायलेशन होता ही रहता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी चीज क्या है, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। जो भी नए नए चेंजेस हो रहे हैं ना, उसके बारे में हमें अवेयरनेस हो। और अवेयरनेस कैसे होगी तो वो आपको मालूम ही है, करंट अफेयर पढ़िए, पेपर पढ़िए एंड थोड़ा थोड़ा यूपीएससी पढ़िए, तो आपको अवेयरनेस हो ही जाएगी। अगला है लीगल राइट्स और एंड द स्टेट। लीगल राइट्स क्या है, मतलब जो लीगली है, जिनको नहीं, जो अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप सीधे कोर्ट चले जाइए, आपको राइट मिलेगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग लीगल राइट। A Bill of Rights is enshrined in the constitution of many countries. Constitution represent the highest law of the land, and so constitution recognize a certain rights given them a primary importance. ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंट्री में लैंड ऑफ लॉ यानी उस जमीन पर रहने के लिए जो अधिकार मिलते हैं आपको, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, संविधान से मिलते हैं। और उसी संविधान में जो लिखे हुए जो राइट्स हैं हमारे लिए, वो है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स ये इंश्योर किए जाते हैं कि हर किसी इंसान को मिले, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो राइट्स इंश्योर कराने का काम कौन करता है हमारी कंट्री में, सुप्रीम कोर्ट करता है। इसके लिए हम लोग आर्टिकल भी पढ़ेंगे कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर किसी को फंडामेंटल राइट नहीं मिल पा रहे हैं तो वो अश्योर करवाएगा। हाँ, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट वाले राइट लिखे हुए हैं 32 में, और हाई कोर्ट वाले गुड, ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ पुराने वीडियोस भी हैं, उसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है पॉलिटिक्स के बारे में। नहीं तो दोबारा कराएंगे पूरी चीजें। तो वो चीजें हैं, और ये ट्रेडिशनली जब से हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज हुआ है तब से हम उनको फॉलो कर रहे हैं। अब ये जो राइट्स हैं, स्टेट का मतलब, जब भी हम यहाँ पे स्टेट टर्म यूज करते हैं तो ये इसका मतलब स्टेट यानी राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, ये नहीं है। स्टेट मतलब कंट्री। तो इन राइट्स को दिलाने का काम किसका होता है, स्टेट का होता है, और स्टेट इन राइट को देती है। तो स्टेट का नाम हम जब ले रहे हैं तो स्टेट से हम लोग क्या समझेंगे, कंट्री की बात की जा रही है, देश की बात की जा रही है।
अब इसमें कौन कौन से राइट्स नए जोड़े गए हैं, तो एक है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन हर किसी को पढ़ने लिखने का राइट है, वो इसके लिए फ्री में स्कूल बच्चों के लिए होंगे 8 क्लास तक, वहाँ पे मिड डे मील भी मिलेगा, वो सब बातें हैं। तो एक तो हो गया राइट टू एजुकेशन। एक और आपने पढ़ा होगा राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट, है ना। ऐसे फिर अब उसमें वो वाले राइट ले लो आप पुराने, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, राइट टू जो भी आपको लेना है कि ऑक्यूपेशन करने का राइट, वो सब कुछ। अगर मान लीजिए कोई दूसरे को प्रोहिबिट करता है कि ये राइट नहीं मिलेगा, तो उसके अगेंस्ट वो केस कर सकते हैं, हर केस, हर एक्सपेक्ट के अंदर, कोई सा भी एक्सपेक्ट है वहां पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अवर राइट्स एंश्योर दैट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज्ड विदाउट वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। कहने का मतलब ये है कि स्टेट कोई भी रूल और रेगुलेशन बनाएगा, उस रूल और रेगुलेशन के अंदर वो हमेशा ये ध्यान रखेगा कि जो लोगों को राइट दिया जा रहा है ना, वो वायलेट ना हो, या फिर उनके ऊपर कोई रोक टोक ना लगे। उन राइट्स को ध्यान में रखते हुए ही गवर्नमेंट या फिर स्टेट क्या बनाएगा, रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा। अब हम बात कर लेते हैं काइंड ऑफ राइट्स, कि राइट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो राइट्स, अब बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं ना, तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें पैराग्राफ के फॉर्म में ही दिया हुआ है। देखिए राइट्स कैसे कैसे होते हैं। मोस्ट डेमोक्रेसीज टुडे बिगिन बाय ड्राइंग अप अ चार्टर ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, यानी आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो राइट्स बहुत सारे टाइप के हो चुके हैं। पॉलिटिकल राइट्स, अगर हम एक बात करें पॉलिटिकल राइट, यानी पॉलिटिक्स में वोट देना, इलेक्शन फाइट करना, ये भी एक राइट है। गिव टू द सिटीजन द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोग्रेस। ये तो पहला, ये ध्यान रखिएगा, पहला क्या हो गया हमारा पॉलिटिकल राइट। अब इसमें क्या है, वही वोट देना, इलेक्शन फाइट करना, वो सारे राइट्स। फिर अगला है राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल। फ्री एंड फेयर ट्रायल मतलब कोई भी केस वगैरह होता है तो उसमें किसी के भी साथ मिसबिहेव नहीं होगा, फ्री में फेयर ट्रायल किया जाएगा, है ना। उसको अपने व्यूज देने का राइट होगा, है ना, वो अपने बातों को रख सकता है कोर्ट के सामने, वो सारे राइट्स। इसके अलावा और क्या होते हैं राइट्स के अंदर, अगर हम बात करते हैं कि वेल बीइंग बना के रखने की इंडिविजुअल की, ये भी राइट है। और क्या पॉलिटिकल राइट होते हैं कि अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का राइट है ना, ये सब इसमें राइट्स में आ जाते हैं। फिर और क्या राइट्स चाहिए हमको, जैसे खाना पीना, हेल्थ, क्लीन एयर, वो भी हमारे राइट्स हैं। देखिए our rights of political participation can also be exercised fully when our basic needs of food, shelter, clothing, health are met. For a person living on a pavement and struggling to meet these basic needs, political rights by themselves have little value. मतलब जहाँ पर ये राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, खाने पीने, कपड़े पहनने, रहने का, तो वहां पर ये मान लीजिए कि उन्हें पॉलिटिकल राइट्स प्रॉपर तरीके से नहीं मिले हुए हैं। तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि उनको बेसिक राइट्स मिल पा रहे हैं। और क्या होता है राइट्स के अंदर, रीजनेबल कंडीशन ऑफ वर्क, मतलब जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, इनकम, और इनकम के अलावा अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट का भी राइट है उनके पास, मतलब काम कोई करने के लिए घूम रहा है तो उसको काम भी मिले। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो उसी का एग्जांपल दिया है कि रूरल एरिया में क्या है, गारंटी स्कीम है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम दिया जाएगा। तो ये बहुत सारे राइट्स आपको समझ में आ रहे होंगे कि कौन कौन से राइट्स हैं डेमोक्रेसी के अंदर। अब ये जो सारे के सारे राइट्स हैं, तो देखिए राइट्स प्राइमरली द राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी, इक्वल ट्रीटमेंट एंड राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आर सीन इन द बेसिक राइट्स। तो कोई पूछता है बेसिक राइट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें आप टिक कर देंगे, ये सारे राइट्स क्या हो गए हमारे बेसिक राइट्स हो गए। और बेसिक राइट का मतलब क्या है, पहले ये मिले उसके बाद बाकी के राइट मिले। दोबारा समझ लीजिएगा, बेसिक राइट्स का मतलब होता है कि पहले तो ये राइट फुलफिल होने चाहिए, उसके बाद आगे के राइट जो मिल सकते हैं वो मिल जाए, पहले इनकी पूर्ति होनी चाहिए। आगे देखिए राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट्स के साथ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हमें कुछ राइट मिले हैं तो हम अनाप शनाप काम करने में लग रहे हैं। जैसे हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है,
है ना, एयर को पॉल्यूट होने से बचाना है, वाटर को पॉल्यूट होने से बचाना है ना, अपने आसपास शोर नहीं मचाना है, वो सब चीज़ें मेंटेन करनी होती है। तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं, कुछ चीज़ें हमें करनी भी चाहिए। क्या करनी चाहिए जैसे प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर, minimize air and water pollution, maintaining the green cover by planting new trees, preventing cutting down of forest, maintaining ecological balance, है ना, और अपने आसपास जो भी हो रहा है ना उसको बेहतर करना है। तो ये सब कुछ इसमें आ गया, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आ गया। इसीलिए आपने देखा भी होगा हम लोग एटमॉस्फेयर को बचा के रखने के लिए काम करते हैं ना, प्योर क्लीन बना के रखना, वो सब कुछ हमारा ही राइट है। इसके अलावा एक और राइट है, मतलब एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की, कि हम अपने फ्रीडम फाइटर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट, ये फिर जो ऐसे पदों पर हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बोलते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी है एंड कंट्री की इंटीग्रिटी और यूनिटी को बना के रखना है ना, ये भी हमारा राइट है या फिर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, रेस्पेक्ट द राइट ऑफ द अदर्स, दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है वी मस्ट बैलेंस अवर राइट्स व्हेन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। अगर हमारे राइट्स किसी दूसरे के राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बैलेंस बना के चलना है चीज़ों को, कि ऐसा ना हो कि एक के राइट के चक्कर में दूसरे के राइट्स को वॉयलेट कर दिया जाए। तो हमें राइट्स में क्या बनाना है, बैलेंस बनाना है, कॉन्फ्लिक्ट होने से बचना है। फिर अगला है citizens must be vigilant about limitations which may be placed on their rights, और प्लस लिमिटेशंस क्या क्या है उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। लिमिटेशंस की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ना, जैसे राइट्स तो मिल गए लेकिन उन राइट्स के ऊपर लिमिटेशंस क्या है इस बारे में भी जानकारी हर सिटीजन को होनी चाहिए। ठीक है, देन अब ये एग्जाम्पल दे रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस की जैसे हम लोग बात कर ही रहे थे, ऑन 10 दिसंबर 1948 द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड एंड प्रोक्लेम्ड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कब हुआ, तो 10 दिसंबर 1948। ये प्रियम्बल है बेसिकली ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग। तो प्रियम्बल का मतलब होता है कि ह्यूमन राइट देने का मोटिव क्या है, क्या कारण है कि लोगों को राइट्स दिए गए, और उन राइट्स के लिए प्रियम्बल है। तो इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये उसी तरीके से जिस तरह हमारी कंट्री की प्रियम्बल लिखी हुई है, तो बस ऐसे पढ़ लेना, काम का नहीं है। देन ये चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा। यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए आंसर राइटिंग की, कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स कर पाए। ऑलरेडी एनसीईआरटी की 1 दी हुई है आपको ग्रुप पर, आपने चैप्टर पढ़ लिया, एक बार आप खुद पूरी रीडिंग करेंगे एंड देन इनके आंसर्स लिखेंगे। बेहतर होगा कि आप लिखकर मेरे को सेंड भी करें, तो इससे आप लोग थोड़े एंगेज भी रहेंगे और आपका मेरे पास भी आंसर आ जाएगा, मैं थोड़ा देख भी लूंगा, कुछ जो इम्प्रूवमेंट होगा वो बता दूंगा कि हाँ इसमें इम्प्रूवमेंट ये करना है। ओके, इनसे राइटिंग करिएगा स्टार्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप मेरे को सेंड, है ना, मेरे नंबर पे आप मेरे को भेज दीजिए इंडिविजुअली, तो आपको इसमें बता देंगे क्या क्या करना है इम्प्रूवमेंट। एंड ये बेनिफिशियल रहेगा आपको। स्टार्टिंग में बिल्कुल लग सकता है आपको बुरा, क्योंकि हर चीज जो अच्छी होती है हमें बुरी लगती है, मतलब हम लोग नहीं करना चाहते हैं। और मेरा यकीन मानिए जिन लोगों को भी लगता है कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन हम लिख देंगे, नहीं लिख पाओगे, हजारों गलतियां होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है, सेंटेंस फ्रेमिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो बेटर ये है कि अभी से आप लिखना स्टार्ट करें और बिना देखे लिखें, पढ़ लीजिए फिर लिखिए। ऐसा आप करेंगे, मैं बता रहा हूँ, आपका आंसर राइटिंग अगर जब भले ही 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, लेकिन आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे। आंसर राइटिंग वो लोग नहीं कर पाते हैं जो लोग कभी लिखते ही नहीं है, वो लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं, उन्हें लगता है कि हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब हमने पढ़ी है तो लिखना भी जानते हैं हम लोग, वो लोग गलती कर जाते हैं। तो एटलीस्ट हमें वीक में 4-5 क्वेश्चनों के आंसर लिख लेने चाहिए। वीक की बात कर रहे हैं, पर डे की भी नहीं करनी है आपको, वीक में आपको लिख लेना है कुछ ना कुछ। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 5। अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में है सिटीजनशिप, यानी नागरिकता। जब आप लक्ष्मीकांत बुक खोलेंगे तो सेकंड चैप्टर, फर्स्ट के बाद जो सेकंड चैप्टर है उसी में आपको सिटीजनशिप के बारे में मिल जाएगा काफी कुछ, कि नागरिक कौन होंगे, है ना, एलियन यानी बाहरी नागरिक कौन है, उन सब के बारे में। तो देखिए जरा एक बार। तो citizenship implies full and equal membership of a political community
तो सिटीजनशिप है क्या बेसिकली कि आप उस कंट्री के सारे अधिकार या फिर सारी चीजों को यूज कर सकते हैं और आपको उस कंट्री के सारे राइट्स मिलेंगे। आप उसके नागरिक हैं, ये आपकी नागरिकता है, उसे हम लोग बोल रहे होते हैं सिटीजनशिप। अब ये सिटीजनशिप बहुत लंबा एक कॉन्फ्लिक्ट वाला मैटर है कि लंबे टाइम तक पहले तो यही डिसाइड नहीं कर पाई थी दुनिया के अंदर कि कौन सिटीजनशिप के लिए पात्र यानी सुटेबल पर्सन है और किनको ये मिलनी चाहिए। फिर धीमे धीमे इसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बने और फिर आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कंडीशंस हैं मेंबर या फिर सिटीजन बनने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये एब्सलूट है। एब्सलूट का मतलब एक बार बन गई चेंज नहीं सकती, ये चेंज होती रहती है और इनका इंटरप्रिटेशन भी चेंज होता रहता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या कि किसको सिटीजन मानना है, किसको सिटीजन नहीं मानना है, क्या कंडीशन होंगी, क्या क्राइटेरिया होगा, वो भी चेंज होता रहता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि सिटीजनशिप के अंदर लगातार चेंजेस होते रहते हैं और बहुत सारे चेंजेस हुए भी हैं पास्ट में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो अगेन इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं तो पहली लाइन वही लिखी हुई है, सिटीजनशिप हैज बीन डिफाइंड एज अ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। कि किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर आपको सारे राइट्स मिल जाएं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, सिटीजनशिप। आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो सिटीजन्स को कुछ एक्स्ट्रा राइट मिले हुए होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो देखें, in the contemporary world, states provide a collective political identity to their members as well as certain rights. तो जो कंट्री यानी स्टेट अपने मेंबर्स को, जो वहाँ के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड करते हैं। Therefore, we think of ourselves as Indian, जापानीज, जर्मन्स, क्योंकि हम जिस कंट्री से राइट्स ले रहे हैं अपने पॉलिटिकल राइट्स, हम उसी कंट्री के अकॉर्डिंग जाने जाते हैं। जैसे इंडिया के राइट्स ले रहे हैं तो इंडियन, कोई जापान में रहता है वहां का सिटीजन है, जापानी कहलाएगा, जर्मन कहलाएगा और एक्सेट्रा। इसी तरीके से मतलब पाकिस्तान में रह रहा है पाकिस्तानी हो गया, अफगानिस्तान में रह रहा है अफगानिस्तानी हो गया, वो सब कुछ चीजें कि जहां से भी वो राइट्स ले रहा है वो वहां का सिटीजन माना जाएगा। The importance of full membership of a state can be appreciated if we think of the condition of thousands of people in the world who have the bad fortune to be forced to live as a refugee or illegal migrants because no state is willing to grant them membership। अब यहाँ पे बात ही की जा रही है कि फुल मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि वो किसी वहां पे उस कंट्री में आराम से कहीं भी रह सकते हैं और कंडीशंस अगर खराब हुई तो वहां पर रहने के लिए, खाने पीने के लिए गवर्नमेंट अरेंजमेंट करेगा। लेकिन जिन लोगों को किसी भी कंट्री का सिटीजन नहीं माना जाता है वो रिफ्यूजी कहलाते हैं। उन्हें क्या जाना जाएगा, रिफ्यूजी के नाम से जाना जाएगा और उनके पास रहने खाने पीने का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है। वो मोस्टली किसी दूसरी कंट्री में रह रहे होते हैं और शरणार्थी कहलाते हैं। शरणार्थी मतलब किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन थे, किसी डिफरेंट कंट्री में आ गए हैं और वहां पर कैंप में, तंबू वगैरह में रह रहे हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं रिफ्यूजी। और ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, मिडिल ईस्ट की कंट्री से बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। और फिलिस्तीनियन और मतलब आपको मालूम ही है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, जैसे यूक्रेन की बात अगर हम कर लें तो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है तो वहाँ के लोग दूसरी कंट्री की तरफ मूव कर गए होंगे, तो वहां पर जो कंडीशन क्रिएट हो रही है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे होंगे रिफ्यूजी वाली कंडीशन बोल रहे हैं। अच्छा, आप में से कोई ध्यान दे रहा है, पढ़ रहे हैं क्या चल रहा है यूक्रेन और रशिया वॉर के अंदर? हाँ जी। आइडिया, अरे पेपर पेपर तो पढ़ रहे होगे ना आप लोग, क्या कर रहा है पुतिन, इंटेंशन वगैरह कोई आइडिया नहीं है? ओके, मेरी वॉइस तो आ रही है ना? अरे वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है तो बता दो। आ रही है, ठीक है, ओके भाई। आगे देखिए, थोड़ा देखते रहना है ना, क्वेश्चन बनेगा इससे, इस बार बन सकता है यूक्रेन रशिया के ऊपर, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तो आ ही सकता है ना। हाँ, न्यूज पेपर थोड़ा देखते रहिएगा इस चीज को, देन वो करंट अफेयर में बात कर ही लेंगे कि क्या क्या आता है उसके अंदर। अब यहाँ पे देखो, सिटीजनशिप जब मिल जाती है तो उसको वहाँ के पॉलिटिकल राइट मिलेंगे, सिविल राइट मिलेंगे एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिलीव, सोशल इकोनॉमिक राइट्स, ये सब कुछ राइट्स वहाँ पे मिलते हैं।
किनको मिलते हैं? सिटीजन्स को। जो मैंने हाईलाइट किया वो ध्यान रखिएगा आप नीचे, कि ये उन्हीं को मिल रहा है जो वहाँ के सिटीजन है। जो सिटीजन नहीं है उनको ये राइट नहीं मिलते, खासकर वोटिंग का राइट नहीं मिलता। बहुत ऊंचे वाले पोस्टों पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वहाँ पे जॉब नहीं मिले, मतलब उनको नहीं मिलेगा राइट। एंड गवर्नमेंट वैकेंसीज के अंदर उनको राइट नहीं होगा। प्रेसिडेंट, सीएम, पीएम ये चीजों में मतलब पार्टिसिपेट करने का राइट भी उनके पास नहीं होगा, जो सिटीजन नहीं होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑफ द राइट नाउ एंजॉयड बाय सिटीजन्स हैज बीन वोन आफ्टर स्ट्रगल। और आज के टाइम में जो आप देख रहे हो ना राइट मिला हुआ है, वो सारे के सारे राइट्स स्ट्रगल के बाद मिले हुए हैं, काफी मेहनत करने के बाद। स्ट्रगल किससे? भैया पहले मोनार्की से स्ट्रगल करना पड़ा, है ना, फिर कुछ डिक्टेटर तरह के लोग आ गए उनसे। अरे यार, ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है? समझ पा रहे हो ना? ये सब लोग। हम्म, ठीक है, आगे देखिए। अब लोकल पीपल, कहाँ कहाँ पे और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि लोकल पीपल हैं उनको जॉब में ज़्यादा वैल्यू मिलना, है ना, लोअर वेजेस वगैरह देना कुछ लोगों को, कुछ लोग आउटसाइडर्स मानना, ये सब कुछ किस चीज़ रिगार्डिंग है कि कौन सिटीजन है और कौन सिटीजन नहीं है। अब ये इसको बहुत लंबा खींचा गया है ना, इतना लंबा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप समझ गए कि राइट्स मिलने चाहिए, और अगर राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्ट्रगल होगा, देन राइट मिलेंगे। अभी एग्जांपल देख लो आप, अ डे इन द लाइफ ऑफ अर्बन इंडियन मिडिल क्लास विदाउट इमिग्रेंट वर्कर्स। कि देखो अब ऐसे इमिग्रेंट वर्कर्स यानी जो हमारे घर में हेल्प करने के लिए हमारे लोग होते हैं, वो अगर नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा? डस्टबिन में कचरा खुद डालना पड़ेगा, खाना खुद बनाना पड़ेगा, है ना, सामान भी लेके आना है, बच्चे को छोड़ के जाना है, ये सब कुछ चीजें करनी पड़ेंगी अगर हमारे यहाँ पे वो छोटा मोटा काम करने वाले लोग ना हो तो। क्योंकि ये लोग कौन है जो काम कर रहे हैं छोटी मोटी हेल्प? ये वही है जो आउटसाइडर्स हैं। जैसे दिल्ली में अगर कोई आप में से रह रहा होगा, तो यहाँ पे इतने खाना बनाने वाले लोग हैं जो हाउस हेल्प, मतलब हाउस हेल्प प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, वो मोस्टली बाहर के हैं, या फिर कुछ बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से आए हुए लोग हैं, कुछ नेपाल से आए हुए लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये पुअर होते हैं डेफिनेटली, पॉवर्टी है इसलिए तो आ गए यहाँ पर, और वो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, तो उनको भी राइट्स मिलने चाहिए। इसीलिए एक प्रोविजन भी चला था बीच में कि भाई जो इंडिया में रह रहा है उसको इंडियन ही माना जाए, उनको कुछ राइट्स दे दिए जाए, उन सब बारे में भी बातें यहाँ पे की गई। नेगोशिएशन होता रहता है टाइम टू टाइम, और वो अलग अलग डिबेटेबल चीजें हैं कि किसको कितना राइट कहाँ पे देना है। फिर लिखा हुआ है इक्वल राइट्स। तो इक्वल राइट समझ गए होंगे आप लोग, इक्वल राइट सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो मेंबर यानी सिटीजन होंगे। बाकियों को वही राइट मिलेंगे, बट कुछ डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को जरूर मिलेगा, है ना कुछ डिफरेंस तो कर ही देंगे। जैसे इंडिया में है आईएएस का एग्जाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि कल कल को यूएस से आके कोई इंसान आईएएस का पेपर दे सकता है, मतलब यूएस सिटीजन, ऐसा नहीं है। बट कॉमन चीजें मिल सकती हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग बेसिकली देखते हैं स्लम्स एरिया में इनसिक्योरिटी है, मतलब इनसिक्योर स्लम्स एरिया है, मारपीट, है ना, पॉवर्टी, गरीबी देखने को मिलेगी, डर्ट, स्लम्स ही है तो वहाँ पे सफाई की तो सवाल उठता ही नहीं है। वो सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। अब इसको समझाया जा रहा है कि जो स्लम ड्वेलर्स, स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। अब उनकी हेल्प के लिए बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की प्रोविजंस है, लेकिन मुद्दा वही है कि प्रॉपरली चीजें तो बहुत सारी है बट मिल नहीं पाती, फैसिलिटीज उतनी सारी मिलना चाहिए, है ना, ये भी राइट्स है उन लोगों के। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको, अब ये मार्क कर लेना, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पचासों बार पढ़ोगे इसके बारे में। आर्टिकल 21, तो अभी से ही ध्यान रखना है कि आर्टिकल 21 क्या बोल रहे हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटी द राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 में क्या दिया हुआ है? राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, है ना। और ये जीवन का अधिकार आप देखोगे बार बार आ रहा होगा, और बहुत बार हम लोग पढ़ेंगे इसको, राइट टू लाइफ को। तो अभी आपको याद रखना है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में। मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है।
ओके, देन आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ देखते हुए काम की हैं अपनी। सिटीजन एंड नेशन। तो नेशन क्या होता है, सिटीजन क्या होता है, तो नेशन की एक डेफिनेशन एनसीईआरटी में गिवन है। तो नेशन मतलब जहाँ पे लोग अपने आप को कनेक्टिव फील करते हैं कंट्री के साथ, कुछ राइट्स और कुछ फीलिंग जो कंट्री एंड पीपल के बीच में रहती है, तो उसे हम लोग नेशन बोल रहे हैं। सिटीजन जो वहाँ का एक तरीके से मान लीजिए कि मेंबर है उस कंट्री का, एंड कुछ आइडेंटिटी कार्ड या फिर आइडेंटिटी रखता है उस कंट्री के साथ। इसके अलावा नेशन में और क्या चीज होती है, नेशनल आइडेंटिटी। कैसे रिप्रेजेंट करोगे नेशन की आइडेंटिटी को, तो द नेशनल आइडेंटिटी मे बी एक्सप्रेस थ्रू सिंबल लाइक अ फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल लैंग्वेज, सर्टेन सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस अमंग देयर थिंग्स। ये मार्क कर लीजिएगा आप। कोई बोले कि आप कंट्री को कैसे डिफाइन करोगे, नेशन को कैसे डिफाइन करोगे, तो नेशन क्या है, जिसका कोई एक सिंबल होगा, जिसका एक अपना फ्लैग होगा, नेशनल एंथम होगा, कुछ लैंग्वेज होगी, और कुछ मतलब कुछ सेरेमनीज जैसे कि अपने त्योहार है, रीति रिवाज है, वो सब कुछ। और मोस्टली एक कल्चर होगा, अपनी लैंग्वेजेस होंगी, रिलीजन होगा, तो इन सबसे मिलकर क्या बनता है, नेशन बनता है, कंट्री बनती है। तो ये एक तरीके से हो गया नेशन क्या है। और फिर जो उनको फॉलो वॉलो कर रहे हैं वो लोग ही क्या हो गए, इनके सिटीजन हो गए। अब हो सकता है वो कंट्री के अलग अलग जगह से मतलब पार्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन तब भी वो उसी कंट्री के सिटीजन माने जाएंगे। उनका कुछ ना कुछ सिमिलर आपको देखने को मिल ही जाएगा। रिलीजियस बिलीव्स हो सकते हैं, रिलीजन हो सकता है, सिंबल, वो सब बातें। तो यहाँ पे समझाया हुआ है आराम से कि क्या होता है। देन द क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप फॉर टू न्यू एप्लीकेंट्स वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब ये वही चीज है कि किन किन लोगों को नागरिकता प्रदान करनी है। तो नागरिकता प्रदान करने के क्राइटेरिया अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, कंट्री के लिए। और डिफरेंट कंट्री के क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं पर बहुत ही ईजी है वहाँ की सिटीजनशिप लेना, और कहीं पे बहुत डिफिकल्ट होता है कि उस कंट्री की उनको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि किसी किसी को इसराइल की, जर्मनी की, किसी और कंट्री की, किसी और तरीके से सिटीजनशिप चाहिए, तो वहाँ पे कुछ डिफिकल्टी हो सकता है, कहीं पे आसान हो सकता है। और वहाँ के अपने अपने तरीके भी होंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस पर वहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी, है ना, उस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। इंडिया में जो ध्यान ही होगा आप लोगों को कि पार्टीशन हो गया था 1947 में बिटवीन द डिफरेंस ड्यू टू कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और तब से दो कंट्री बन गए। फिर उसके बाद कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बने, और इनको हम लोग बहुत आराम से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कहाँ पर, जब हम पॉलिटी के अंदर ऑफिस जो यूपीएससी का सिलेबस करा रहे होंगे कि किस तरीके से डिफाइन हुए, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ, सिटीजनशिप जो एक्ट बना वो क्या है, उस एक्ट में क्या क्या चीजें चेंज की गई, उनके बारे में। हालांकि अभी के टाइम में बताना चाह रहे हैं कि जो अंडमान निकोबार और कुछ एरिया थे वहां पे डिफरेंसेस हैं, लेकिन तब भी वो इंडिया का पार्ट है, तो उसकी भी एक अलग स्टोरी है कि कैसे वो इंडिया के पार्ट बन गए। और रिपब्लिक डे पे तो आपको मालूम ही है, हम लोग सभी एक साथ मिलकर हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं और मानते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। तो देयर इज ऑल्सो प्रोविजन दैट द स्टेट, ये लाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में भी आएगी जब पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, बट ये अभी से ध्यान रख लो। देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन दैट द स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स, ओनली ओनली लिखा हुआ है, सिर्फ इन ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। कौन कौन से ग्राउंड है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और एनी ऑफ देम, इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट इसके अलावा कभी कभी या कुछ केसेस में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को ध्यान में रखते हुए, रिलीजियस यानी धर्म के आधार पर, लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर, जो कम संख्या में है, माइनॉरिटीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रूल बनाए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना। प्रजाति मतलब संप्रदाय मान लो आप एक तरीके से, ऐसे मान लो कि अपन लोग नॉर्मली रह रहे हैं, अब कोई जनजाति है जो जनजाति जंगलों में रह रही है, तो उस जनजाति के आधार पर उन जनजातियों के बेनिफिट के लिए तो उसे बोलेंगे रेस। तो ये हो गया। अब ये अगेन वही है जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है जो हाशिए पे रह गए, जो पीछे रह गए, डेवलप नहीं कर पाए, उन्हें बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप।
उनके वेलफेयर के लिए भी कंट्री के अंदर प्रोविजंस बनाए जाते हैं, उनको भी डेवलपमेंट के लिए कुछ राइट्स हैं। अगला है यूनिवर्सल सिटीजनशिप। यूनिवर्सल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि अब दो बातें हैं कि एक तो वो कि जो कहीं का भी सिटीजन नहीं है, और कि यूनिवर्सल सिटीजन है नहीं वो जो पूरी दुनिया का सिटीजन है, मतलब हर जगह का। अब होता क्या है, किसी की सिटीजनशिप खत्म हो जाए और वो किसी दूसरी जगह पे चले जाए तो वो रिफ्यूजी बन जाते हैं। रिफ्यूजी मतलब उनका कोई नागरिकता है ही नहीं। तो एक तो वो चीज है, और एक ये चीज होती है कि किसी ने ऐसा कुछ काम किया कि वो हर जगह का सिटीजन, मतलब हर जगह का सिटीजन माना जाए। तो दो बातें हैं, है ना। तो एक तो रिफ्यूजी ध्यान रखिएगा, रिफ्यूजी बहुत जगह। और रिफ्यूजी क्यों हो जाता है कोई इंसान, मतलब कोई भी अपनी कंट्री छोड़ देता है ड्यू टू फियर, या फिर वहां पे कुछ राइट्स हो गए, या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को वहां से कंट्री से बाहर निकाल दिया गया, है ना। या फिर कंट्री की वॉर हो जाने की वजह से, एटॉमिक बॉम्ब जैसी कुछ चीजें हो जाए तब, या फिर वो कंट्री ही खत्म हो जाए ना, कंट्री ही खत्म हो चुकी है, सब लोग कंट्री लेस हो गए हैं ना, तो उस तरह के केस में कौन, वो सिटीजन क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रिफ्यूजी। ठीक है। अब ये रिफ्यूजी हो गया तो अब इनको कोई ना कोई देगा सिटीजनशिप, तो फिर वो वहां के सिटीजन माने जाएंगे। और इसके लिए यूएस ने बहुत काम किया है ना। यूएस ने रिफ्यूजीज की हेल्प के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं। अब वो कितने अच्छे कितने अगर बुरे हैं उनके ऊपर नहीं आना, बट ये ध्यान रखना कि माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स कौन, जो एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में चले गए माइग्रेंट्स, उनके लिए, और जो रिफ्यूजी जिनके पास कोई नागरिकता नहीं है उनके लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। और ऐसा नहीं कि इंडिया ने हेल्प नहीं करी, इंडिया ने भी बहुत बार रिफ्यूजीज की हेल्प करी है। और उसी में से एक एग्जाम्पल है दलाई लामा का, कि दलाई लामा को हमने इंडिया की सिटीजनशिप दी, और इंडिया, इसकी चक्कर में इंडिया की वॉर हो गई थी, है ना, नेपाल, मालूम होगा आप लोगों को, चाइना के साथ। तो इंडिया ने भी हेल्प करी है रिफ्यूजीज की। और जो लोग स्टेटलेस होते हैं उनको बहुत दिक्कतें फील करनी पड़ती हैं। तो गवर्नमेंट और दुनिया और यूएस इसके लिए बहुत सारे काम कर रही है। तो इसको थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कौन कौन से प्रोविजंस किए जा रहे हैं। तो बस ध्यान ये रखिएगा कि आज के टाइम में ये पॉसिबिलिटीज हैं, और दुनिया में ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद मतलब ये कम चीजें खत्म ही हो जाएं। लेकिन होता क्या है ना, जब भी दो कंट्री फाइट करते हैं तो ये रिफ्यूजी अपने आप ही क्रिएट हो ही जाते हैं। फिर अगला है ग्लोबल सिटीजनशिप। तो इसका मतलब यही होता है कि ग्लोबल सिटीजनशिप है जो पूरी दुनिया का नागरिक है। इसके लिए भी डिबेट चल रही है ना, कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। इस बहुत ही कम है जो ग्लोबल सिटीजनशिप के अंदर आते हैं, चीजें, मतलब चीजें भी और लोग भी। और इसके बारे में होगा, अभी तक मुश्किल से शायद 2 या 3 लोगों को मिली हुई है इस बारे में चीजें, कि क्या ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होती है, उस तरह की चीजें। हाँ, कई लोग ऐसे हैं, कई लोग यानी 15-20 ही मानो कुल मिला के दुनिया में, जिन्होंने बोले कि हमें सिटीजनशिप चाहिए ही नहीं है, और अपने आप को फ्री फ्रॉम द कंट्री डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये मोस्टली चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। अदरवाइज हम बात करें पॉइंट टू पॉइंट, तो हाँ, दुनिया में हर कोई किसी ना किसी कंट्री का सिटीजन है ही है। अब इसमें बस कहानी है, आगे आप थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। बहुत आसानी से, मतलब एक चीज को बहुत लंबा समझाया हुआ है, अगर आप इसमें देखेंगे ना, चीजों को बहुत लंबा खींचा हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा पूरा समझ जाए चीजों को, क्योंकि 11th क्लास का बच्चा है, जस्ट आने वाला है, पॉलिटी पढ़ेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दिया हुआ है, और इतना ही है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चैप्टर को आप ढंग से पढ़िएगा, देन से क्वेश्चन आंसर करिएगा। कई कई क्वेश्चन तो आपको यूपीएससी लेवल के लगेंगे इसमें, जैसे पहला क्वेश्चन ही पढ़ लो, है ना, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। सिटीजनशिप एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी इन्वॉल्व बोथ राइट एंड ऑब्लिगेशंस, which right could citizen expect to enjoy in most democratic state today? What kind of obligations will they have to their state and fellow citizens? देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़कर करेंगे ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी के अंदर, काफी अच्छे क्वेश्चन है इसके। ओके, तो आई होप एक आइडिया आ गया होगा आपको। और ये बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ा ही रहे हैं आपको आइडिया के लिए, इसीलिए बहुत डीप में नहीं कर रहे हैं, बस आप पढ़ लें, इससे आपको हेल्प मिलेगी जब हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तब। 2 ही चैप्टर रखते हैं आज, है ना, क्योंकि आज स्ट्रेंथ भी काफी कम है, और मोस्टली होगा आज माइंड भी नहीं होगा, है ना, वो पढ़ने वाला लॉजिक टाइप का। इतना ही रखते हैं, 2 चैप्टर अपने हो गए। एंड कल भी क्लास है, अब रेगुलर क्लास रहेगी, है ना, 21 तक। तो कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।